व्हाट आर द थिंग्स? ना थिंग्स में भी दैट रेस्पिरेशन के प्रोसेस के माध्यम से एनर्जी रिलीज हो रहा है, वो है एटीपी। और ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को तोड़ा जा रहा है किसमें? ना कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। अगर रिएक्शन वन के तहत हम लोग देखें, जहां पे C6H12O6 लिखा हुआ है विथ 6CO2 प्लस, जिसके हम लोग तोड़े तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, जो कि एटीपी लिखा हुआ है, वो वाला पार्ट यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। और भी बता रहा है कि ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में ग्लूकोज को तोड़ा जा रहा है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन करें, दैट मींस यूजिंग द ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, तो सेल के अंदर काफी मात्रा में एनर्जी का प्रोडक्शन हो, और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, वो आपके शरीर से निकल जाए। So the energy stored in ATP is used for carrying out the biological functions necessary for survival and the maintenance of the organism. तो इस पार्ट को अगर हम लोग इस पर्टिकुलर पिक्चर से मैचअप करने का कोशिश करें कि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी के ऊपर आपका दो टाइप ऑफ रेस्पिरेशन डिपेंडेंट, एक हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन, एक हो गया एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब ये जो पिक्चर दिया गया है, इस पिक्चर के अनुसार आपका जो ग्लूकोज है, वो ग्लूकोज टूट रहा है विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। तो जिस प्रोसेस के माध्यम से ग्लूकोज को तोड़ेंगे, वो हो गया मेरा ग्लाइकोलाइसिस। अब ग्लाइकोलाइसिस जब होगा तो पायरुविक एसिड बन रहा है। ये पायरुविक एसिड अगर माइटोकॉन्ड्रिया से पास हुआ, ये पायरुविक एसिड को अगर माइटोकॉन्ड्रिया से मैंने पास करवाया, तो मेरे को इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा। अगर यही पायरुवेट को मैंने साइटोप्लाज्म के अंदर से पास करवाया, तो आइदर इथाइल अल्कोहल, नहीं तो लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन होगा। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या देख रहे हैं ना, ईच ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल से बना हुआ है, वो टूट रहा है। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट, ओके, उसके साथ साथ आपके 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स है, और ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल से टूटा बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। नाउ लेट्स कम बैक टू द एरोबिक रेस्पिरेशन पार्ट। अगर मैं एरोबिक रेस्पिरेशन के पार्ट में आता हूं, सो व्हाट विल बी माय एरोबिक रेस्पिरेशन पार्ट? अगर इस पार्ट को मैं व्यू करके पढ़ने का कोशिश करता हूं, तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के समय सफिशिएंट ऑक्सीजन अवेलेबल रहता है, जो पायरुवेट या पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल एंटर करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। वहां पे ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड होते हैं, और ऑक्सीडाइज्ड होके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का जन्म दे रहे हैं। तो पायरुवेट ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो? जब पायरुवेट एसिटाइल कोलिन में ट्रांसफर होगा, या साइट्रिक एसिड साइकिल जिसका नाम है TCA साइकिल, जहां पे एसिटाइल कोए ड्राइव्स अ साइकिल ऑफ रिएक्शन टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन। अगर ऊपर का रिएक्शन को हम लोग देखें, ऊपर के रिएक्शन के साथ नीचे का पार्ट को मैच किया गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या रेस्पिरेटरी चेन के बारे में बोल रहा है। सो इन विच hydrogen drives a series of reactions and it evolves 38 molecules of ATP for glucose molecule. तो एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान मैं एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP मुझे मिल रहा है। अगर इस पार्ट को मैं एनारोबिक रेस्पिरेशन के साथ तुलना करूं, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है? जहां पे आपका रेस्पिरेशन हो रहा है in the absence of oxygen, and it's called a anaerobic respiration. तो after glycolysis अगर आपके पास sufficient oxygen available नहीं है, तो पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर से पास नहीं करेगा, बट ये कन्वर्ट करेगा इथाइल अल्कोहल में। कुछ
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे ईस्ट, जो अपने एनर्जी को डिराइव करते हैं थ्रू द फर्मेंटेशन, जिन्हें एरोबिक रेस्पिरेशन। अब कुछ कुछ समय में जब हम लोग फिजिकल एक्सरसाइजेस करते हैं या कोई भी हार्ड फिजिकल वर्क करते हैं, तो शरीर का जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो ज्यादा कंज्यूम हो जाता है। So for that reason, what happened? The oxygen is used up very fast in our muscle cells. Then the absence of oxygen and the anaerobic respiration take place in the muscle cells to release the energy. And this is called lactate fermentation, जहाँ पे lactic acid का production हो रहा है। इस प्रोसेस के अनुसार अगर मैं इस प्रोसेस को देखूं, तो पायरुवेट कन्वर्ट हो रहा है लैक्टिक एसिड में इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और बहुत ही कम अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, एंड दैट द 2 molecules of ATP. So 2 molecules of ATP are released per molecule of glucose. So एनर्जी जो एरोबिक रेस्पिरेशन में रिलीज हो रहा है वो बहुत ज्यादा है देन एनारोबिक। तो यहाँ पे एक पार्ट बताया गया है मसल क्रैम्प का पार्ट, कि लैक्टिक एसिड एक्युमुलेशन जब मसल्स के अंदर होते हैं तो हम लोग को क्रैम्प आता है। सो दिस इज द पार्ट दैट आई वांट टू एक्सप्लेन। अगर मैं एरोबिक और एनारोबिक को अब डिफरेंस करने की कोशिश करूं, तो एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन, एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन, बट एनारोबिक रेस्पिरेशन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है। अगर मैं एरोबिक रेस्पिरेशन का बात करूं कि रेस्पिरेशन प्रोसेस जो ग्लाइकोलाइसिस हुआ, ग्लाइकोलाइसिस कहां पे हुआ? साइटोप्लाज्म के अंदर। सो एंड द पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन प्रोसेस जो कि क्रेब्स साइकिल होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, बट एनारोबिक में यही पार्ट, द होल प्रोसेस टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म। एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है फूड का, बट एनारोबिक रेस्पिरेशन में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। एरोबिक में 38 ATP मॉलिक्यूल्स तैयार होगा, एनारोबिक में 2 ATP मॉलिक्यूल्स तैयार होगा, जबकि आपके एरोबिक रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। पर अगर मैं एनारोबिक का बात करूं तो वहां पे इथाइल अल्कोहल तैयार होगा विद कार्बन डाइऑक्साइड। अगर मैं ह्यूमंस में बात करूं तो यही इथाइल अल्कोहल लैक्टिक एसिड में बदल जाएगा, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो एनर्जी आपका रिलीज हो रहा है ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, क्या? सो द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP इन द सेल्स ऑफ योर बॉडी। तो ये ATP मॉलिक्यूल का काम है, ये एक फ्यूल है जो आपके सेल का जो एक्टिविटीज होता है उस एक्टिविटी को फ्लो करवाता है। तो हम लोग ATP को कह सकते हैं इट्स अ एनर्जी करेंसी फॉर द सेलुलर प्रोसेस। ये ATP सिंथेसाइज होता है ADP से, जो कि एक लो एनर्जी कंटेंट, और ये ADP कंबाइंस करते हैं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल के साथ टू फॉर्म ATP। तो ADP प्लस फॉस्फेट ग्रुप को अगर मैं जोड़ दूं तो वो बन जाएगा ATP। ATP एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है। So whenever there is an energy requirement, the ATP is broken down to give rise to a fixed amount of energy. ये पार्ट हम लोग के दिमाग में बैठा रहना चाहिए whenever we are going to deal with this part. So the energy from ATP is used for the body functions like protein synthesis, contraction of muscles, या conduction of the nerve impulses. अब इस पार्ट को अगर हम लोग 2 पार्ट पे बांट देते हैं तो एक हो गया आपका रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। पहले रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के बारे में बात करते हैं। आपके 2 मेन गैसेस होता है, दैट इज एक्सचेंज इन प्लांट्स, these are oxygen and carbon dioxide, which is participating in respiration and photosynthesis. So we can say that both oxygen and carbon dioxide are the respiratory gases in plants.
because plant respire by taking in oxygen and giving out carbon dioxide. All the parts of the plant like root, stem and leaf respire day and night in order to survive. So the rate of respiration, so rate of respiration is high in the active growing region of the plants. That means meristematic tissues का part. So in plants के बारे में अगर बात करें तो प्रोसेस, जिस प्रोसेस से गैसेस मूव इन और मूव आउट करते हैं वो है डिफ्यूजन. तो जो टिश्यूज होते हैं जिसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं जो हेल्प करते हैं गैस को डिफ्यूज करने में. सो उनके सेल के अरेंजमेंट कुछ इस तरीके का होता है जहां पे बहुत सारे एयर स्पेसेस रहते हैं और ये एयर स्पेसेस प्रोवाइड करते हैं ग्रेटर सरफेस एरिया. किस लिए? ना गैसियस एक्सचेंज के लिए. तो जो गैसेस, so we can say that the gases entering and leaving the plants through the stomata. So in most plants, stomata are closed during night while they are open during daytime. That means the opening and closing of stomata depend upon the turgor pressure of guard cell. Because stomata किससे बना? तो स्टोमाटा हमारा गार्ड सेल कंट्रोल करता है, बना है मेसोफिल सेल से. So, जब एंडोस्मोसिस के माध्यम से जब पानी सेल के अंदर जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये गार्ड सेल्स खुल जाएंगे. So when the water gets inside the guard cell, their turgor pressure increases and they expand, and as a result the stomatal pore opens. But when the guard cell lose water, जब guard cell water को lose कर रहा है और आपका जो turgor pressure है, ये turgor pressure आपका नॉर्मली जो गार्ड सेल के अंदर का जो टर्जर प्रेशर होगा उसमें रिडक्शन होगा और इसके कारण से स्टोमेटल पोर बंद हो जाएंगे. तो मेरे कहने का मतलब है, so the gases in the substomatal air chambers diffuse to the intercellular spaces between the mesophyll cells. So carbon dioxide and oxygen these two gas diffuse through plasma membrane of the cell. Now carbon dioxide and oxygen can also diffuse from the cell into substomatal air space, and then finally it go outside the environment through the open stomata. ये open stomata के माध्यम से बाहर निकल गया. अब ये था मेरा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का. अगर मैं गैसियस एक्सचेंज के बारे में बात करता हूं, so how can we able to do it out? We need to know कि gaseous exchange in animals differ करते हैं. Gaseous exchange in animal differ करते हैं according to the plant part. अब ये जो मेरा पार्ट यहाँ पे दिख रहा है, अगर मैं गैसियस एक्सचेंज इन एनिमल्स का बात करूं तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के पास डिफरेंट टाइप ऑफ गैसियस एक्सचेंज का स्ट्रक्चर जो डिजाइन किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट्स. अब मैं 4 मेन टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन को लेकर बात करते हैं. अमंग एनिमल्स सॉरी आर द बॉडी सरफेस या स्किन के माध्यम से करते हैं, या ट्यूब्स या ट्रैकिया, गिल्स और लंग्स. अगर मैं लोअर ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करूं लाइक एमीबा, हाइड्रा या आर्थवर्म, इनके पास कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होते रेस्पिरेशन के लिए. सो ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो गैसियस एक्सचेंज करते हैं बाय द मींस ऑफ डिफ्यूजन टू द बॉडी सरफेस बाय सेल मेम्ब्रेन. तो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन का पार्ट एक इंपॉर्टेंट पार्ट. तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे एमीबा हो गए, इनके पास कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं है रेस्पिरेशन के लिए. तो अगर हम लोग एक बार क्लास 9 में वापस जाए चैप्टर 1 में, तो हम लोग देखेंगे कि गैसियस एक्सचेंज एमीबा में
होता था बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. नाउ द ऑक्सीजन डिसॉल्व इन द वाटर डिफ्यूजेस इनटू द बॉडी. So it is utilized for the release of energy during the respiration, and the carbon dioxide is expelled out through the cell membrane. और सेम तरीके का पार्ट प्लैनेरिया और पैरामेशियम में भी होता है. अगर मैं अर्थवर्म के रेस्पिरेशन का बात करूं, तो अर्थवर्म सॉइल में रहते हैं और रेस्पायर करते हैं अपने स्किन के माध्यम से. उनका स्किन जो होता है बहुत ही थिन होता है और मॉइस्ट होता है. हाईली परमिएबल का मतलब है हर किसी को अंदर या बाहर आने जाने देगा. रिच सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरी दैट आर प्रेजेंट इमीडिएटली बिलो द क्यूटिकल. तो ये जो क्यूटिकल का पार्ट है उनका ऊपर चमड़े के ठीक नीचे ब्लड कैपिलरीज रहता है. तो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर रहा है बाय द हेल्प ऑफ द स्किन, और ये ट्रांसपोर्टेड, इट इज ट्रांसपोर्टेड टू द ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी. इससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो सेल के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है ये कैरिड फॉरवर्ड होते हैं. किसके माध्यम से ना, ये कैरी फॉरवर्ड होते हैं आपकी सेल्स के माध्यम से. So we can say the carbon dioxide produced is carried back by the blood and the capillaries. So it is carried by the blood capillaries and is expelled to the skin. Now अगर मैं इस पार्ट को लेके चलूं तो कुछ चीजें आपको समझना पड़ेगा. क्या है ये चीज? अगर मैं गैसियस एक्सचेंज इन हायर ऑर्गेनिजम्स का बात करूं, जो गैसियस और एक्सचेंज हो रहे हैं हायर ऑर्गेनिजम्स में, वो डिफ्यूजन से नहीं होते. उसका कुछ कारण है. वो डिफ्यूजन से नहीं होते हैं, उसका कुछ कारण है. क्योंकि हायर ऑर्गेनिजम्स में अगर हम लोग बात करें, हायर ऑर्गेनिजम्स का अगर हम लोग बात करें तो उनमें जो बॉडी का ऑक्सीजन डिमांड है वो हाई होता है, और उस बॉडी के अनुसार जो ऑक्सीजन का डिमांड होता है उसके साथ कोप अप करने के लिए आपको स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स की जरूरत होती है, जिसको हम लोग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कहते हैं. अगर मैं इंसेक्ट्स का बात करूं तो ये गैसियस एक्सचेंज इंसेक्ट्स में होते हैं with the system called the tracheal system. ये tracheal system क्या है ना, इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसका नाम है स्पाइरकल्स, और कुछ एयर ट्यूब्स होते हैं जिसको हम लोग ट्रेकिया कहते हैं, जो फर्दर डिवाइड होते हैं ट्रैकियोल्स में. सो गैसियस एक्सचेंज थ्रू द बॉडी सरफेस, the tracheal system अलाउ करते हैं ऑक्सीजन को इनहेल एयर को डिफ्यूज करने में डायरेक्टली टू योर टिश्यू. इसका मतलब क्या हुआ, द अनलाइक द मेथड ऑफ गैसियस एक्सचेंज थ्रू बॉडी सरफेस, द tracheal system allows the oxygen in the inhaled air to diffuse directly to your tissues. Now if you are talking about the aquatic organisms like fish and tadpoles, so gills are the present over there. Now gills are the membranous structures. They are rich with the blood capillaries. जब ब्रीथ करते हैं एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, फिश वाटर को लेते हैं थ्रू इट माउथ एंड सेंड इट ओवर द गिल्स. गैसियस एक्सचेंज ऑकर करते हैं गिल्स में, जहां पे डिसॉल्व ऑक्सीजन एब्सॉर्ब किया जाता है बाय द ब्लड एंड इट्स ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी. अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ पे फॉर्म किया, ये कार्बन डाइऑक्साइड इट्स कैरिड बैक बाय द ब्लड कैपिलरीज एंड एक्सपेल्ड इन द सराउंडिंग वाटर. तो हम लोगों ने तरह तरह का पार्ट देखा एनिमल्स में, जिस तरीके से वो अपना
रेस्पिरेशन कर रहे हैं। कभी बॉडी सरफेस से देखा, कभी ट्रैचुअल सिस्टम में देखा, कभी गिल्स के माध्यम से। अगर मैं टेरेस्ट्रियल का बात करूं तो ज्यादातर टेरेस्ट्रियल अपने लंग्स के माध्यम से ब्रीथ करते हैं। अगर इस पार्ट को आपको समझाना है तो लेट्स कम बैक टू द रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस so better we can understand the system. पहली बात, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों समान नहीं है। ब्रीदिंग अलग है और रेस्पिरेशन अलग है। ब्रीदिंग आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो इन्वॉल्व करते हैं टेकिंग इन ऑफ एयर एंड गिविंग आउट ऑफ एयर। तो जब आप टेक इन करते हैं तो ऑक्सीजन टेक इन कर रहे हैं, जब आप बाहर छोड़ रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। अगर मैं इसी पार्ट को इंटरनल या सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में बात करूं तो इंटरनल या सेलुलर रेस्पिरेशन इन्वॉल्व करते हैं किसका? रिलीज ऑफ एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को हम लोग ब्रीदिंग कहेंगे और इंटरनल रेस्पिरेशन को हम लोग बोलेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन। ये सेलुलर रेस्पिरेशन इन्वॉल्व करते हैं रिलीज ऑफ एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। इसका मतलब क्या हुआ? So the conversion of the energy released into biological usable form such as ATP inside the cell. Now respiratory system in human being, nostrils, nasal cavity, वहां से pharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchioles, alveolar sacs या alveoli and at last lungs. तो नोस्ट्रिल या नेजल कैविटी के बारे में अगर बात करते हैं तो नेजल पैसेज एक पेयर्ड पार्ट, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये जो दो नोस्ट्रिल्स को अलग करते हैं इसका नाम है कार्टिलेजिनियस सेप्टम। अब ये इनर सरफेस जो होते हैं नेजल पैसेज, यहां पे आपको फाइन हेयरी सिलिएटेड एपिथेलियम मिलेंगे जो म्यूकस सीक्रेट करते हैं। आपके सिलिया और म्यूकस ये रोक देते हैं माइक्रोब्स का एंट्री को, या कोई भी डस्ट पार्टिकल अगर आपके रेस्पिरेटरी पैसेज में जाना चाहता है तो उनको रोक देता है। अगर आपके डस्ट पार्टिकल आपके नेजल कैविटी में घुस भी गए तो वो म्यूकस में अटक जाएंगे और सिलिया के माध्यम से वो आपके नेजल कैविटी से निकल आएंगे। अब इस पार्ट को अगर हम लोग इजीली बोल सकते हैं, द म्यूकस एंड द रिच ब्लड सप्लाई inside the nasal passage make the inhaled air more moist and warm. ये पार्ट आपके फेरिंग्स से कनेक्टेड है। ये फेरिंग्स ठीक आपके माउथ के बैकवर्ड पार्ट पे सिचुएटेड है। सो जब नेजल कैविटी से एयर मूव्स आउट करते हैं इनटू द फेरिंग्स, नाउ व्हिच इज कमिंग to a common area to both digestive and respiratory tract. तो right digestive और respiratory tract यहाँ पे common है। So larynx opened, sorry, the pharynx opened into the larynx, जिसको हम लोग कहते हैं वॉइस बॉक्स। इसके अलावा ये जो ओसोफेगस या आपके फूड पाइप ये लीड करते हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इसके बीच में एक कार्टिलेजिनियस फ्लैप है जिसको कहते हैं एपिग्लोटिस। इट इज एक्चुअली गार्ड द एंट्रेंस टू ट्रैकिया। जब हम लोग खाना खाते हैं या पानी पीते हैं
तो ये एपिग्लोटिस ट्रेकिया को कवर कर देते हैं कि उसके अंदर कोई फूड या वाटर ना जा पाए। अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर फूड या वाटर चला गया, वी हैव अ बाउल, हम लोग को कफिंग पार्ट। अगर इसके नीचे उतरे तो हमारा ट्रेकिया मिलेगा, जिसको हम लोग विंड पाइप भी कहते हैं, और ये थोरेसिक कैविटी तक लाई डाउन करते हैं। So we can say that it lies on the ventral side of the esophagus. ये बनता किससे ना, ये शी शेप्ड कार्टिलेजियस रिंग से बनता है, और इसके कारण से ट्रेकिया डायलेटेड पोजीशन में रहता है और कोलैप्स नहीं कर पाता। ये बनता किससे है ना, सिलिटेड एपिथेलियम से बनता है। और जो म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स है वो एक्सटेंड करते हैं नेजल कैविटी से अप टिल ट्रेकिया। तो अगर कोई डस्ट पार्टिकल या माइक्रोब आपके लंग्स में घुसने की कोशिश करे तो ये उन्हें रोक देंगे। इसके ठीक नीचे ब्रोंकी और ब्रोंकियोल्स रहते हैं। तो ट्रैकिया डिवाइड हो रहा है दो प्राइमरी ब्रोंकी में, राइट ब्रोंकस एंड लेफ्ट ब्रोंकस। राइट ब्रोंकस को तीन ब्रोंकी में डिवाइड करते हैं, जो अलग अलग तीन लोब्स बनाते हैं राइट लंग को। लेफ्ट ब्रोंकस को डिवाइड करते हैं दो ब्रोंकी में, ये दो ब्रोंकी दो लोब्स बनाते हैं लेफ्ट लंग के ऊपर। अब हर एक ब्रोंकस डिवाइडेड होते हैं ब्रोंकियोल्स में। ये क्या है, दे आर द स्मॉलेस्ट ट्यूब्स, जिसको कहते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, जिसका डायमीटर 0.5 mm का होता है। और हर एक ब्रोंकियोल अल्टीमेटली एक सैक में जाके कनेक्टेड होते हैं, जिसका नाम है एल्वुलस या एल्वुलर सैक। Alveoli are the original या actual site of respiratory exchange, और इसके कारण से इनको हम लोग कहते हैं functional units of lungs. Functional units of lungs. Lungs are a pair of highly elastic, hollow and membranous bag-like structure. It is situated in the thorax cavity. अब ये जो ब्रॉड सरफेस होता है लंग्स, ये एक शीट के ऊपर रहते हैं, शीट ऑफ मसल्स के ऊपर रहते हैं, जिसका नाम है डायफ्राम। तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि ये डायफ्राम सेपरेट करते हैं लंग्स को एब्डोमिनल कैविटी से। राइट लंग बड़ा होता है देन लेफ्ट लंग। व्हाई? Because the right lung is divided into 3 lobes, where the left lung is divided into 2 lobes. एक कॉमन क्वेश्चन अराइज करता है कि लंग्स को एक मेम्ब्रेन से कवर होता है। सो लंग्स आर कवर्ड बाय 2 मेम्ब्रेन्स। दो मेम्ब्रेन से लंग्स कवर होता है, जिसका नाम है प्लूरल मेम्ब्रेन। ये प्लूरल मेम्ब्रेन आपके लंग्स को गार्ड करते हैं। तो अगर मैं इस पिक्चर पे आऊं तो और भी पार्ट्स आपके क्लियर होंगे, क्योंकि ब्रीदिंग मैकेनिज्म हम लोग एक दिन में खत्म नहीं कर पाएंगे। ये रहा आपका पार्ट, जिस पार्ट को लेके मैं इतना देर बात कर रहा। अगर इस पार्ट को हम लोग स्टडी अप करें, देन वी एबल टू फाइंड इट आउट। अब हमारे साथ जो पार्ट बच गया है, दैट इज द ब्रीदिंग मैकेनिज्म। ब्रीदिंग मैकेनिज्म वी विल कंप्लीट ऑन द नेक्स्ट क्लास।